हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग आज पुनः प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने साइंस को कंप्लीट किया था। 2011 का जो क्वेश्चन था 10th बोर्ड का साइंस का, हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स, जो 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स 10th बोर्ड के लिए। जैसा कि आपको पता होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवीजन करना, पढ़ना, देखना बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो आप कुछ ना करें, सिर्फ एक बार इसको रिवीजन कर लें, देख लें, पढ़ा हुआ है नहीं भी पढ़ा हुआ है, आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप क्या करें, इसको एक बार देख लें। सोए हुए भी हैं, जान रहे हैं, रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि एक रेंज है और रेंज के साथ साथ आपको ये भी कहना जरूरी है कि बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू सेम आ जाता है। क्योंकि जब हम 2011 से लेकर के जब सोल्व कर रहे हैं, 23-24 तक सोल्व करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि हूबहू मिलेगा, कुछ नॉमरिकल वैल्यू चेंज होगा। तो इस तरीके से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। रिवीजन कर लीजिए, आप प्रैक्टिस किए, लिख कर करके थोड़ा, तो इसको आप शो करके भी देख सकते हैं क्या है मैटर, क्या नहीं है। तो आज हम लोग फिर से मैथमेटिक्स को देखने जा रहे हैं 2011 का। क्या लिखा हुआ है? साइंस, सॉरी गलती से साइंस लिखा गया, यहाँ पे मैथमेटिक्स होगा, ये आपका जो होगा मैथ्स होगा। मैथ्स का क्वेश्चन हम लोग आज देखने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो एक बार फिर से हम लोग हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तत्पश्चात श्याम एकेडमी की ओर से आप सभी को अमन नमन चमन, और मैं श्यामनंदन आप सभी को करता हूं हार्दिक अभिनंदन। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन दिया हुआ है, कौन परिमेय संख्या। एक्चुअली जब ऐसे क्वेश्चन बच्चा को पढ़ाया जाता है क्लास में, उसको लगता है कि पता नहीं इतना इजी क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं सर, ये सब तो आता ही है। लेकिन इजी कुछ नहीं होता, एग्जामिनेशन है, क्योंकि आपको सभी टाइप के क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन भी रहेगा, मॉडरेट रहेगा, नॉन मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, एक टाइप का तो रहेगा नहीं। तो इस टाइप का है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि कौन परिमेय संख्या, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ये दिया हुआ है। इसमें से आपको देखना है कि परिमेय संख्या कौन है, यानी परिमेय संख्या को चुनना है। तो शायद आप बता पाएंगे या जो भी है। अगर परिमेय संख्या की बात की जाए तो परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में होता है। परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में होता है, जहां ये जो है, जहां P जो है आपका क्या है, जहां P जो है पूर्णांक है, Q भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। बट कंडीशन होता है Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इस कंडीशन को पालन करता है तो परिमेय संख्या होगा, अदरवाइज परिमेय संख्या नहीं होगा। तो अब बात रही कि P/Q के रूप में होता है, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P भी पूर्णांक, Q भी पूर्णांक। बात रही पूर्णांक क्या होता है, तो आपको पता होनी चाहिए जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक का जहाँ तक सवाल है तो आपका क्या होता है, देख लीजिए। पूर्णांक में जो आता है आपका निगेटिव होता है, जीरो होता है और पॉजिटिव होता है। अगर निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो में संख्या इस फॉर्म में अगर आ जाए, आपको संख्या मिल जाए, तो उसको हम पूर्णांक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना होगा कि P/Q के रूप में है, उसी को हम पूर्णांक कहते हैं। क्या आपको ये P/Q के रूप में है, पूर्णांक है? नहीं है, √3 है। √3 है, तो √3 आपका पूर्णांक नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर है और उसको हम रूट से बाहर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 का जो है वर्गमूल कंप्लीट नहीं होता है, तो आपका ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। पहला जो है परिमेय संख्या नहीं होगा। जहाँ तक सेकेंड की सवाल है तो 2√2/√2 है, इसको मारिएगा, चला जाएगा, 2 बचेगा। 2 आपका क्या है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो आपका एक पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। तो 2 और 1 दोनों पूर्णांक है, और कंडीशन कहता है Q इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे वाला हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो 0 के बराबर नहीं है
दो भी पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है, यानी ये परिमेय संख्या के रूप का है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 4 प्लस रूट 5 है, तो 4 तो पूर्णांक है, लेकिन अगर किसी पूर्णांक में हम परिमेय संख्या में किसी भी संख्या को ऐड कर देते हैं तो वो भी आपका ये अपरिमेय है, तो वो भी अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, इसलिए ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। रूट 6 का वर्गमूल कंप्लीट होता है? नहीं होता है। तो रूट में अगर कोई संख्या है और उसका कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकल रहा है, उसको हम बाहर नहीं कर सकते हैं रूट से कंप्लीट, तो वो आपका पूर्णांक नहीं होता, और जब पूर्णांक नहीं है तो परिमेय भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा, यानी 2√2/√2, इससे ये चला जाएगा, 2 बचेगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। शायद आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, माना पहली संख्या, इसमें पहली धनात्मक संख्या अगर धनात्मक संख्या लें तो ए हो जाएगा, दूसरी धनात्मक संख्या अगर लेंगे तो बी हो जाएगा। कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मासा और ए बी का लासा निम्न में से किसके बराबर है। आपको पता होनी चाहिए कि ए बी का मासा और ए बी का लासा इसमें क्या होता है। देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लासा और गुने मासा। या तो इस तरीके से लिखेगा, दोनों संख्याओं का लासा और गुने दोनों संख्याओं का मासा, ये फार्मूला होता है, समझ गए। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का लासा गुने दोनों संख्याओं का मासा। यहाँ पे कहता है कि ए बी का मासा यानी दोनों संख्याओं का मासा गुने दोनों संख्याओं का लासा, क्योंकि ए बी है तो इसका मासा और इसका मासा गुना निम्न में से किसके बराबर होगा। देखिए, दोनों संख्याओं का लासा, दोनों संख्याओं का मासा, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ए किसके बराबर हो रहा है, ए इंटू बी के बराबर हो रहा है, ए इंटू बी के बराबर हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घात 1 वाला बहुपद, घात 1 वाला जो बहुपद है कहलाता है। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। देखिए, अगर किसी भी आपका बहुपद है, घात यदि 2 है तो द्विघात, 3 घात है तो त्रिघात, 4 घात है तो चतुर्घात, लेकिन यदि 1 घात है तो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रैखिक बहुपद कहा जाता है। एक घात वाले को क्या कहा जाता है, रैखिक बहुपद। देखिए, द्विघात वाले को जब 2 घात रहे तो द्विघात, और इसमें शून्यकों की जो संख्या होती है 2, त्रिघात, अगर 3 घात रहे तो इसको त्रिघाती कहते हैं, त्रिघाती कहते हैं। 3 घात रहेगा तो त्रिघाती, और इसमें शून्यकों की संख्या बराबर 3 होगा। लेकिन अगर 1 घात रहे, एक घात को रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहा जाता है। एक घात वाले को रैखिक बहुपद कहा जाता है, और इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब 2 घात है तो शून्यकों की संख्या 2, 3 घात है तो 3, 1 घात है तो 1, 2 घात वाले को द्विघात, 3 घात वाले को त्रिघात, और 1 घात वाले को रैखिक बहुपद कहा जाता है। यहाँ पे आपका कहता है कि एक घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाएगा, तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। शायद आप इतने क्वेश्चंस को आप इसको समझ पाए होंगे और आप इसको सीख भी पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात हमने अभी जैसा कि बताया, द्विघात में 2 घात, त्रिघात में 3, 4 घात में 4, तो उसका व्यापक रूप क्या हो सकता है, कौन है इसमें से। देखिए, त्रिघात, तो त्रिघात का मतलब है कि वैसा बहुपद जिसमें मैक्सिमम घात 3 तभी वो त्रिघात होगा। यहाँ पे है ax² + bx, जब स्क्वायर है तो ये त्रिघात हो ही नहीं सकता है, ये नहीं होगा। 4 घात है, नहीं होगा। 3 घात है, ये होगा। और ये 2 घात, 2 घात, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर
थर्ड इज द करेक्ट हो जाएगा। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघात है, क्योंकि मैक्सिमम घात 3 है इसलिए त्रिघाती हो गया। तो कहता है त्रिघात वाला जो आपका व्यापक है, बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए 3/4 तो कॉस ए का मान होगा। इसमें क्या होगा? जैसे देखिए साइन ए एक राइट एंगल ले लीजिए आप, एक राइट एंगल ले लो, ये राइट एंगल, यहाँ ए है मतलब एंगल आप यहाँ पे रखो तो आपका ए पी होगा, ए बी होगा, ए एच हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है साइन ए का जो मान दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, यानी साइन थीटा होता है, साइन थीटा p/h होता है, यानी p का वैल्यू आपका दिया हुआ है 3, h का वैल्यू आपका दिया हुआ है 4, तो b हमको निकाल लेना है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तब ये हो जाएगा कितना? 16 - 9 यानी आपका √7 हो जाएगा, यानी b जो आपका होगा √7 हो जाएगा। कहता है कि cos a का मान क्या होगा? cos a sin थीटा p/h cos थीटा b/h, तो b का वैल्यू √7 और h का वैल्यू 4, यानी √7/4 कौन सा हो जाएगा? √7/4 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। √7/4 इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कहता है tan a बराबर होगा, tan a बराबर होगा, तो tan a बराबर होगा, आपको पता होनी चाहिए जो फार्मूला आपने देखा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cos थीटा और cos 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है आपका sin थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा आपका cot थीटा और cot 90 डिग्री माइनस थीटा आपका होता है tan थीटा और sin cos tan cot sec 90 डिग्री माइनस थीटा आपका होता है कोसेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा आपका हो जाएगा सेक थीटा। यहाँ पे कहता है tan a, मतलब a के जगह पर हमने थीटा डाल दिया, कोई फर्क नहीं, आप a डालिए, तो tan a बराबर होगा। अब बताइए tan a बराबर क्या होगा? ये तो साइन है, ये कॉस है, tan यहाँ है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, यहाँ पर कह रहा है tan, यहाँ cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, यानी आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा? tan थीटा, यानी tan a बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी बिंदु की x से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। किसी बिंदु की x से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। मान लेते हैं जैसे कि एक्सिस है और ये आपका x है, ये आपका y है, तो यहाँ आपका 3 हो जाएगा और यहाँ आपका मान लेते हैं 4 हो जाएगा। तो ए वाला जो है, ए वाला क्या कहलाता है? तो x से दूरी जो होता है कोटि कहलाता है और y से जो दूरी होता है वो भुज कहलाता है। तो x से किसी बिंदु की x से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। इसमें कुछ विशेष नहीं है, कोटि कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? क्या बताओ? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इधर करेक्ट। वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है डायरेक्ट आपका दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इधर करेक्ट। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहा जाता है, पढ़े होंगे। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इसमें कुछ है ही नहीं, पुटपुटिया क्वेश्चन है, इसमें क्या विशेष नहीं बता सकता हूँ। अगला कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है दो धनात्मक पूर्णांकों निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक होता है। आपको पता होनी चाहिए कि यूक्लिड विभाजन जो एक एल्गोरिथम होता है a बराबर BQ प्लस R होता है। a बराबर BQ प्लस R होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ से
उसी का थोड़ा सा यहाँ स्टैंडर्ड रूप में दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वही भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष। तो इससे हम लोग क्या निकालते हैं, तो इससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से जो है मासा निकाला जाता है। आप निकाले होंगे यूक्लिड विभाजन विधि से आप मासा ज्ञात कीजिए। तो इससे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए भाज्य, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल, और जो शेष और शेष जो शेष होता है, यानी ए को हम भाज्य कहेंगे, बी को भाजक कहेंगे, ये आपका भाज्य बराबर भाजक और भागफल क्यू भागफल होगा और आर शेष हो जाएगा। तो इस विधि से हम लोग क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट हो जाएगा। अगला कहता है एक रैखिक समीकरण, एक जो रैखिक समीकरण है युग्म, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं होता। तो हल मतलब अगर हल होता है उसको कहते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब संगत, संगत जिसको संगत कहा जाता है। हल नहीं होता है, हल नहीं होता है, ये हो जाता है इनकंसिस्टेंट, जिसको असंगत का क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। तो कहता है एक रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है, इनकंसिस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट कहलाता, असंगत युग्म कहलाता है, इसको हम असंगत युग्म कहते हैं। तो आप भली भांति समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि tan 45 का मान ज्ञात कीजिए। क्या मैं ज्ञात करूं, tan 45 1 होता है, tan 45 का मान, tan 45 का मान ज्ञात कीजिए। इसका tan 45 का मान आपको कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो tan 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो tan 45 का मान तो 1 होता है, tan 45 1 हो गया। उसके बाद कहता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग देखिए यहाँ पर सोल्यूशन कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम ऑप्शन वाला भी था एक नंबर का और विदाउट ऑप्शन वाला भी। ऑप्शन में आपको टिक लगाना था और विदाउट ऑप्शन था उसको सोल्यूशन करना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहता है कोसेक स्क्वायर ए और -1 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कोसेक स्क्वायर ए -1। तो आप इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और ए हो जाएगा -1। कहने का मतलब है ये जो फार्मूला होता है वो कोसेक स्क्वायर ए का होता है। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, -1 है -1, इससे ए चला जाएगा, आपका ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। तो आपका इसका जो मान हो जाएगा, इसका जो मान आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आंसर में कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा आंसर। इसके बाद कहता है tan 26 और cot 64 का मान ज्ञात कीजिए। बंधु ऐसे क्वेश्चन में या तो tan को बदल दीजिए या तो cot को बदल दीजिए, ऊपर या नीचे दो में से किसी एक को आप बदल दीजिए। तो tan 26 डिग्री और बटे आपका cot 64 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan 26 को लिख सकते हैं 90 माइनस 64। 90 में से 64 घटाइए, 10 में से 4 जाएगा 6 और ये बच जाएगा 8 में से 6 जाएगा 2। यानी tan 26 को हम डायरेक्ट ना लिख करके tan 90 माइनस 64 लिख सकते हैं और नीचे आपका हो जाएगा cot 64। बंधु tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा यानी cot 64 और नीचे हो जाएगा cot 64, इससे ये चला जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी इसका जो मान हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य उस टाइम ऐसा ही क्वेश्चन आया करता था, अब आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जितने भी एक नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा मल्टीपल चॉइस वाला मिलेगा, ऑप्शन वाला मिलेगा। तो खैर कोई बात नहीं, आपको मैथ सीखना है, जिस टाइप से पूछे आपको बनाना है तो आपको इस तरीके से आप समझ लीजिए इसका वैल्यू क्या होगा, इस तरीके से बना सकते हैं। अब इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको 2 नंबर पे पूछा जाता है। तो उस टाइम 11 की सवाल है, इस टाइप का आता था। तो खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने वाला है। एक क्वेश्चन इसलिए मैं अपने YouTube पर डाल रहा हूँ कि ताकि आपको ये आप इसको रिवीजन के रूप में देख लीजिए, क्योंकि रेंज वाला क्वेश्चन होता है। यहाँ पे कहता है कि सूत्र ए वाला जो दिया हुआ है वो क्या कहते हैं, ए वाला सूत्र को क्या कहते हैं, कुछ नहीं डायरेक्ट इसका आंसर लिखिएगा। ये कौन सा सूत्र है, इसको अंतः विभाजन सूत्र कहते हैं।
अंतःविभाजन सूत्र एक कहलाता है। अंतःविभाजन सूत्र है m1x2 प्लस m2x2 बटे m1 प्लस m2 और ये m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2, इसको हम क्या कहते हैं? अंतःविभाजन सूत्र कहते हैं। इसको अंतःविभाजन सूत्र कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदु P x1 y1 बिंदु Q x2 y2 के बीच दूरी ज्ञात करें। यहाँ पे आपका दिया हुआ है दो बिंदु है x1 और y1 और x2 और y2, दो बिंदु दिया हुआ है और ये दोनों बिंदु के बीच क्या करना है? दूरी ज्ञात करना है। बंधु PQ दूरी का फार्मूला आप लोग देखे होंगे, सीखे होंगे, समझे होंगे, याद किए होंगे। दूरी का जो सूत्र होता है, दो बिंदु के बीच की जो दूरी होती है PQ, वो होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही दूरी सूत्र होता है, यही दूरी सूत्र होता है। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए तो इसका दूरी डायरेक्ट यही हो जाएगा, फार्मूला ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका P का जो बिंदु है x1 y1 है और Q का जो बिंदु है x2 और y2 है। तो जब बिंदु हूबहू यही चीज है तो फार्मूला ही यही होता है, तो यही डायरेक्ट आपका फार्मूला हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे कोई डिजिट आपको दे दिया जाए तो फिर क्या करना है? x2 या x1 के जगह पे आप वैल्यू को पुट कर दीजिएगा और उसका वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। लेकिन वैसा कुछ दिया हुआ नहीं है, ये आपका x1 y1 के रूप में है, तो डायरेक्ट आपका PQ का जो आपका दूरी हो जाएगा ये हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। 4 क्वेश्चन और शेष रह गया है, इसको हम लोग तुरंत अभी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा और ये आपका लास्ट होगा। 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, हम लोग देखेंगे। कहता है दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, दो त्रिभुज हैं और संगत कोण बराबर हैं, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। मान लेते हैं ये दो त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज है, इसका संगत, ये जो संगत कोण है, ये जो संगत कोण है, ये आपका संगत कोण क्या है? ये संगत कोण बराबर है, जबकि भुजा क्या है? बराबर है तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। मान लेते हैं 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो ये हो जाएगा 10, ये 12 और ये 14। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। ये कोण संगत कोण तीनों कोण बराबर है, जबकि भुजा समानुपातिक है। ये 5 है तो ये 10 है, समानुपात में बटा हुआ है, दुगना है। ये 6 है तो ये 12 है, ये 7 है तो 14 है। यानी समानुपातिक होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे त्रिभुज को आपको पता होनी चाहिए समरूप त्रिभुज कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आपका मल्टीपल चॉइस में आपको पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कहता एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज में कर्म का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में कर्म का जो वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, होता है। तो इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया? आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे पढ़े होंगे कि कर्म का जो स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी क्या कहता है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया? वही कह रहा है किसने प्रतिपादित किया, तो नाम से स्पष्ट है। जिन्होंने इस फार्मूले को दिया, पाइथागोरस थ्योरम को दिया, उन्होंने इसको प्रतिपादित किया, यानी अपने नाम पर इस थ्योरम को रखा, यानी पाइथागोरस चचा। मैं मजाक से चचा बोल रहा हूँ, आप लोग चचा नहीं लिखिएगा, पाइथागोरस महोदय लिखिएगा। सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक बातें रखेंगे वहाँ पे। तो उसमें ऑप्शन, खैर आपको तो ऑप्शन रहेगा, लिखने का तो है नहीं, वो तो उस जमाने की बात है। तो कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया? तो पाइथागोरस
चचा नहीं, पाइथागोरस महोदय ने प्रतिपादित किया। क्योंकि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। इस फार्मूले को, इस थ्योरम को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। और इस थ्योरम को पाइथागोरस महोदय जी ने दिया था। और 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोग प्रवेश करते हैं। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, ये अर्धगोला, इस टाइप का अर्धगोला होता है और इसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है। तो कहता है इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसको आप बनाएंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू को रख दीजिए 2, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, आर त्रिज्या आपको यहाँ पर दिया हुआ आर 3.5 सेंटीमीटर, यानी लिख सकते हैं 35/10, 35/10। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 7 × 5 = 35, 5 × 10, 2 से 2 चला जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। दिस इज आंसर। ये आपका है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस तरीके से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मैंने बताया ना कि जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है आपको देखना जरूरी होता है, बहुत अति आवश्यक है। सब कुछ पढ़िए, रिवीजन आप कीजिए और कुछ नहीं, अब सो करके इसको रिवीजन के लिए निकाल दीजिए। फटाक से लेट जाइए, लगे कि थका हुआ नहीं लिखने का मन है, निकालिए फटाक से श्याम्स एकेडमी, श्याम्स साइंस, फटाक से उस पर दिया हुआ है, सर्च कर लीजिए, डालिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 11 सब आ जाएगा। सारा मैं बताऊंगा 24 तक मैं सारा आपको साइंस और मैथ्स कंप्लीट करवा दूंगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? ये प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, प्रोबेबिलिटी, चांस। आज वर्षा होने की उम्मीद है, मतलब आज वर्षा होने की कितना प्रायिकता है, कितना चांस है। तो प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। इसको हम क्या कहते हैं? संभावना कहते हैं। तो कहता है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकताओं का योग जो होता है कितना होता है? तो इसका जो योग होता है बंधु 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। इसको आप याद रखिएगा, इसका जो होता है 1 होता है। और भी याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रोबेबिलिटी का जो आपका होता है 0 से 1 के बीच होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको श्योर पूछेगा तो पूछेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं दिख रहा है, एक मिनट, मैं इसको मिटाता हूं और यहां पर आपको लिख देता हूं। कहता है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? तो आप ये जानिए 1 होता है, 1 होता है। बाकी और इसमें जो है कॉन्सेप्ट जो है ये आप देख लीजिएगा। जो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है पीई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको पीई कहते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है ये ध्यान रखिएगा 0 से लेकर के 1 तक होता है। यानी किसी घटना की जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 हो सकती है, 0 से बड़ा हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है और 1 से छोटा हो सकती है। किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी घटना, किसी भी इवेंट की प्रायिकता जो होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, वो आपका इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। इससे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, हूबहू ऐसा भी मिल सकता है। या प्रोबेबिलिटी जो है 0 के बराबर होता है। जैसे असंभव घटना है तो उसका प्रायिकता 0 हो जाएगा। जैसे आज सोने की बारिश होने वाली है, क्या चांस है? असंभव घटना है, नहीं होगा, तो प्रायिकता क्या होगा? 0 हो जाएगा। लेकिन आज वर्षा होने वाली है, चांसेस है, वो संभावना है 10%, 20%, 40%, 50%, वो मौसम के अनुसार से संभावना व्यक्त किया जाता है। तो जब आपका संभावना हो, जो संभव घटना हो, तो उस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कुछ ना कुछ होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो सकता है। लेकिन असंभव अगर घटना रहे कि आज सोने की बारिश होने वाली है, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, होगा सोना का बारिश है, संभव नहीं। तो ऐसी घटना का जो प्रायिकता होता है 0 होता है। ऐसे घटना की जो प्रायिकता है 0 होता है। तो ऐसे घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। तो प्रोबेबिलिटी की जो
प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है, वैल्यू होता है, वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से छोटा, लेकिन कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता जो है कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं होती है। तो आप इसको याद रखिएगा। और एक पॉइंट याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नो, मतलब घटना घटा और जो घटना नहीं घटा, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 1 के बराबर होता है। क्या होता है? 1 के बराबर होता है। ए भी दिख रहा है, ए भी मोस्ट भी आई है, इसको आप याद रखिएगा। जो घटना घटित हुआ और जो घटना नहीं घटने वाली है, घटना घटा और जो घटना नहीं, जब दोनों को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। आप याद रखेंगे। बंधु, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ये वीडियो जो है आपका रनिंग में आए, ताकि और मैं अच्छे कंटेंट लेकर के आपके पास आ सकूं। रिवीजन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये आपका 2011 का मैथ्स भी खत्म, 2011 का साइंस भी खत्म। इसके बाद हम आप लोगों के लिए अब 11, 12 या 23, 24, 11 से लेकर के मैं 24 तक आपको टोटल सोल्यूशन करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आएगा उसको मैं सोल्यूशन करूंगा। आपके लिए बेहतर होगा, आप इसको रिवीजन कीजिए, बेहतर एग्जामिनेशन जाएगा, अच्छे मार्क्स के लिए। तो धन्यवाद, फिर हम आप लोग से मिलते हैं। नमस्कार।